नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 55 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 55 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। तो जो गौतम बुद्ध थे, इनके द्वारा सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो है वो किस मुद्रा में दिया गया, ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे था, तो इनके द्वारा जो है वो किस मुद्रा में दिया गया था। तो ये जो मुद्रा थी, ये थी धर्मचक्र मुद्रा। देखिए, धर्मचक्र मुद्रा में जो है पहला उपदेश जो है वो इनके द्वारा दिया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था, क्वेश्चन ये आता है, तो सारनाथ में इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। अगर मैं महात्मा बुद्ध की बात करता हूँ तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बनाएगा। इनके जन्म के बारे में पूछ लेगा, तो इनका जन्म जो है वो 563 बीसी में कब हुआ था। 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में कपिलवस्तु के निकट। कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे कपिलवस्तु के निकट हुआ था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। प्रजापति गौतमी इनकी माता का नाम था। महामाया और प्रजापति गौतमी दो इनकी माँ थी, एक सौतेली माँ थी और एक इनकी असली माँ थी। और इनके जो पिता का नाम था वो शुद्धोधन था। परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर, कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको जो है वो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है वो माना जाता था और एशिया का ज्योतिपुंज भी इनको ही कहा जाता था। तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो किसको कहा जाता था? तो वो भी महात्मा बुद्ध को कहा जाता था। अगर आप भी अपना टेट क्लियर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए जल्दी से। हमारे पास बने हैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स। जल्दी से जल्दी आप इन हैंड रिटन नोट्स को अवेल करें। 7876145409 हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और जल्दी से पाइए हमसे हैंड रिटन नोट्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ। देखिए, बात हो रही है प्रथम हुण आक्रमण की। प्रथम हुण आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 458 ईस्वी में, 458 एडी में। देखिए, 458 ईस्वी में जो है प्रथम हुण आक्रमण होता है और हुणों ने जो है प्रथम आक्रमण जो अपना किया था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान किया था। और अगर मैं स्कंदगुप्त की बात करता हूँ तो ये गुप्त वंश के राजा थे। और अगर गुप्त वंश की ही बात की जाए स्पेसिफिक रूप से, तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि गुप्त वंश के अंतिम राजा तो विष्णुगुप्त चंद्रादित्य। तो विष्णुगुप्त चंद्रादित्य जो है वो अंतिम शासक थे, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और श्रीगुप्त ने जो है वो हुण वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक था। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्व मंत्री कौन था जब अकबर का शासनकाल था, या राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक, मतलब एक ही बात है। रेवेन्यू सेटलमेंट जो उस समय संभालता था वो संभालता था राजा टोडरमल। टोडरमल जो है वो इनके राजस्व मंत्री थे और इनका जितना भी रेवेन्यू से रिलेटेड काम था अकबर का, वो टोडरमल ही देखते थे। और इनके शासनकाल के दौरान देखो, अकबर के द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए। 1556 में इनके द्वारा जो है वो पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू के साथ लड़ी गई थी, जहाँ पे इन्होंने हेमू को हराया। और हेमू को हराकर पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है इनके द्वारा जो है विजय प्राप्त की गई। अगर मैं बात करता हूँ अकबर की, तो अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही की स्थापना भी की गई थी। कब की गई थी? 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। 1576 में इनके द्वारा जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप के साथ। नवरत्न भी इनके शासनकाल के दौरान ही हुआ करते थे। ये नवरत्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे मुगल बादशाह जो अनपढ़ थे, तो अनपढ़ कौन थे? तो अनपढ़ की अगर बात करता हूँ तो अनपढ़ थे हमारे अकबर जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ताजमहल किसने डिजाइन किया। देखिए, ताजमहल की बात हो रही है और ताजमहल जो डिज़ाइन किया गया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। और बनाया किसके द्वारा? डिज़ाइन तो किया था उस्ताद अहमद लाहौरी, लेकिन इसको जो बनवाया गया था वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, जो कि जहांगीर के पुत्र थे, इस बात को आपने याद रखना है। शाहजहाँ के द्वारा इसको बनाया गया था। और शाहजहाँ ने भी किसके लिए बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए। मुमताज़ महल के लिए शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। अगर मैं ताजमहल की बात करता हूँ तो ताजमहल जो है वो आगरा में, और आगरा कहाँ पे? यूपी में ही पड़ता है।
देखिए ताजमहल के बारे में बहुत सारी बातें हम यहाँ से जानेंगे। यूनेस्को में सबसे पहले इसको डाला गया था 1983 में। तो 1983 में इसको ताजमहल को जो है वो यूनेस्को साइड में डाला गया, विश्व धरोहर स्थल में डाला गया था। और ताजमहल जो बना है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना है। ये क्वेश्चन भी आया है कि किन पत्थरों से जो है ताजमहल बना है, तो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से जो है वो ताजमहल बना है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व के 7 अजूबों में भारत का कौन सा स्थान आता है। तो भारत का जो है वो ताजमहल, भारत का जो ताजमहल है वो विश्व के 7 अजूबों में आता है। अगर मैं बात करता हूँ विश्व के 7 अजूबों की, विश्व के 7 अजूबों से क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है। विश्व के 7 अजूबों में अगर देखा जाए तो ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में आता है, जो कि भारत के आगरा यूपी में स्थित है। और चीन की महान दीवार, चीन की जो महान दीवार है वो भी विश्व के 7 अजूबों में आती है। उसके बाद क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति, तो क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति जो रियो द जेनेरियो में है, कहाँ पे, रियो द जेनेरियो सबसे बड़ा शहर है ब्राज़ील का, वहाँ पे क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति है। तो क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति भी 7 अजूबों में ही आती है। चिचेन इट्जा, चिचेन इट्जा, याद रखना है क्या नाम बोला मैंने, चिचेन इट्जा। तो चिचेन इट्जा के पिरामिड जो कि मैक्सिको में है, ये भी 7 अजूबों में आते हैं। कोलोसियम, कोलोसियम ये इटली रोम शहर में, इटली जो है, इटली का जो रोम शहर है, रोम इटली की राजधानी है, और वहाँ पे जो है वो कोलोसियम है, और कोलोसियम भी 7 अजूबों में आता है। माचू पिचू, तो माचू पिचू की जो वो है वो भी 7 अजूबों में आता है, ये पेरू में है माचू पिचू, इस बात को आपने याद रखना है। ये 7 अजूबे आपको लिख लेने अपनी कॉपी में। और पेट्रा शहर, पेट्रा जो शहर है वो भी 7 अजूबों में आता है। ये कहाँ पे है, जॉर्डन देश में ये पड़ता है पेट्रा शहर, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। देखिए यहाँ पे अगर राष्ट्रपति जी का जो पद है वो खाली हो गया है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक जो है उस पद पे बैठ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति अगर जो है उनका पद खाली हो गया, या वो किसी यात्रा में गए हैं और काफ़ी समय से वो बीमार है, या वो किसी अपने पद पे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो जो है तो 6 माह तक, तो 6 माह तक जो है वो उपराष्ट्रपति उनके पद पे रह सकता है। अगर इसके बाद भी थोड़ा यहाँ पे वोकेब में आपको दिक्कत लग रही होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो अपनी वोकेब है, जो जिस तरह मैं बोलता हूँ उसी तरह बोलूँ। थोड़ा सा हो सकता है कि शब्दों में यहाँ पे थोड़ा आपको हो सकता है ये किसी कारणवश हुआ है, और ये बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। 1 या 2 दिन में आपके बीच में इसको ठीक करके दिखाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, उपराष्ट्रपति यहाँ पे 6 माह तक रह सकता है। राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए मित्रों, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो अनुच्छेद नंबर 52 से 61 कि अनुच्छेद नंबर 52 से 61 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बात होती है। अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 54 जो बात करता है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बात करता है। अगर क्वेश्चन आएगा आर्टिकल नंबर 55 जो है वो मैनर ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद नंबर 56 बात करता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो उसकी पदग्रहण तिथि से उसकी त्यागपत्र तक होता है। 5 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। अनुच्छेद नंबर 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है, और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, इस बात को भी याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद नंबर 61 की, तो अनुच्छेद नंबर 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति की बात करता है। तो इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो अगर बात की जाए तो वो जिसको हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, इसको संसद के द्वारा लगाया सकता है, और संसद इसको लगाया जा सकता है। 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को आपको सूचित करना होगा, लिखित में बताना होगा कि हम आपको आपके पद से इसलिए हटाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आपको राष्ट्रपति को पहले ही बता देनी होगी, और बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। तो संसद जो है वो पार्लियामेंट जो है वो इम्पीचमेंट लगा सकती है, प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग जो है वो लगा सकती है, जिसके तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बहुमत कितनी होनी चाहिए, तो 2/3 बहुमत होनी चाहिए, मतलब आपके पास 66% जो है वो बहुमत होनी चाहिए अगर आप हटाना चाहते हो राष्ट्रपति को उसके पद से। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 63 जो है वो उपराष्ट्रपति की बात करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात यहाँ से की जाए कि प्रथम अविश्वास प्रस्ताव और द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने अंतराल की अवधि होती है। तो पहला विश्वास अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा जो अविश्वास जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, और सेकंड नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो इसके बीच जो है वो 6 मंथ्स का जो गैप रहता है, इस बात को आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, लोकसभा की पहले बात कर लेता हूँ कि लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इसके बीच जो अंतर होता है, इसके बीच जो अंतर होता है वो 6 महीने का होता है, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन को राज्य की नीति निदेशक तत्वों डीपीएसपी को मूल तत्व अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण बनाया है। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज मेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट। देखिए, ऐसा संविधान संशोधन क्या होता है? संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान में जब किसी चीज़ को हम बदलाव करते हैं तो उसको संशोधन कहेंगे। देखिए, संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, और अगर यहाँ से मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं हज़ारों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बना सकता हूँ, लेकिन डीपीएसपी जो हमने लिया है वो आयरलैंड से लिया है, और अनुच्छेद नंबर 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी बात करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा संविधान संशोधन, ऐसा अमेंडमेंट जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण बनाया, जिसने कि जो डीपीएसपी है उनको जो है अधिक महत्व दिया है आपके मूल अधिकारों से, आपके फंडामेंटल राइट्स से जो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, जिनको मैग्ना कार्टा संविधान सभा का कहा जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन की बात होती है। ये सारी बातें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, इनको आपने कॉपी पेन लेके लिख लेना है, क्योंकि ये बातें परीक्षाओं में आपको ना 2 या 4 नंबर दे के आराम से जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, और जो ये बातें एक्स्ट्रा बातें होती है, एक वीडियो में 2-4 नंबर आपको मिलेंगे, तो बहुत सारी वीडियो जब आप देख लेंगे तो आप 90 में से 80 नंबर अपने पक्के कर दोगे। मैं नहीं बोलता कि 90 के 90 पक्के होते हैं, लेकिन जिनका पेपर 30 का है उनके 25 पक्के हो जाते हैं यहाँ से। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो है डीपीएसपी को अधिक महत्व मिला था फंडामेंटल राइट से, और इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान। तो मिनी संविधान संशोधन या मिनी संविधान के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और पार्ट 3 जो है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, और पार्ट 4 जो बात करता है डीपीएसपी की, और पार्ट 4 का ए जो है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ हम जानेंगे नहीं। आयरलैंड से लिए गए थे हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हम कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हर एक बात। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंजाब की संसदीय सीटों या लोकसभा की संख्या कितनी है? तो पंजाब में जो है लोकसभा की जो है वो 13 सीटें हैं। उसी प्रकार हिमाचल में कितनी है? हिमाचल प्रदेश में 4 है। अगर आपको पंजाब की बताए 13 है तो हिमाचल में 4 है। तो हरियाणा में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो लोकसभा की वहाँ पूछी जा सकती है। लोकसभा की हरियाणा में जो है वो 10 सीटें हैं। आपको हर एक जो राज्य है वहाँ की पता होनी चाहिए। अगर आपको हिमाचल पता है तो उत्तराखंड भी हिमाचल के साथ ही लगता है, तो हिमाचल में जो है लोकसभा की 5 सीटें हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा यूपी में 80 सीटें लोकसभा की है। ऐसा माना जाता है कि यूपी से ही जो है लोकसभा का जो चुनाव होता है वहाँ का रिजल्ट जो है वो पता चल जाता है, पलड़ा भारी हो जाता है यूपी से। जैसे कि इस बार विपक्ष का थोड़ा पलड़ा भारी हुआ, तो यूपी में उन्होंने जो विपक्ष की टीम ने अच्छी खासी सीटें जो है निकाली है। सिक्किम में सबसे कम जो है 1 है, नागालैंड में भी 1 है, आपके चंडीगढ़ में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे भी 1 है। तो इस अब बिहार में आपको याद रखना है बबुआ, वहाँ पे कितनी है? 40 सीटें बिहार में है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी दीदी हमारे, वहाँ पे 42 सीटें हैं। महाराष्ट्र में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। असम में कितनी? असम में 14 है। और उसी प्रकार आपको बहुत सारे राज्य है, सारी याद रखनी, लेकिन जितनी मैंने अभी उतनी बताई जितनी रैंडम मेरे को याद आ रही थी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। लोकसभा के जो अध्यक्ष वर्तमान में है, इनका नाम है ओम बिरला। तो ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो अपना जो त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं, और डिप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर को देता है। दोनों आपस में देते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है? देखिए, भारत के कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश, ऐसे चीफ जस्टिस जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो ये है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला को, जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है इनको राष्ट्रपति के बनने का जो है मौका मिला है। अगर मान लो कि राष्ट्रपति जो है वो कहीं बाहर भ्रमण करने गया है और उपराष्ट्रपति भी उसके साथ चला जाता है, तो उसका जो पद संभालने का मौका मिलता है वो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी को मिलता है। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी जो है वो कार्य करने का अवसर मिला है राष्ट्रपति के रूप में इनको, इस बात को आपने याद रखना है। और राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो
5 साल का होता है, इस बात को आपने याद रखना है। त्यागपत्र जो राष्ट्रपति देता है, शपथ भी पहले पता होनी चाहिए, शपथ भी मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और त्यागपत्र जो देता है वो उपराष्ट्रपति देता है, इस बात को आपने याद रखना है। त्यागपत्र जो राष्ट्रपति देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, और अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वो दोनों चीज़ें राष्ट्रपति से ही लेता है, त्यागपत्र भी, और दोनों चीज़ें, दोनों बातें आपको याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा कि भारत के वर्तमान में आज ही मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो संजीव खन्ना जी। संजीव खन्ना जी जो है वो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के, और भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम क्या था? इससे पहले धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे, लेकिन आज से जो है अब चेंज होके कौन बने हैं? संजीव खन्ना जी बने हैं। और अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे हीरा लाल जे कानिया जी की, तो ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको हर एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा, आपने दिल छोटा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वामन ग्रह कौन सा है? व्हाट इज़ डॉर्फ प्लेनेट? डॉर्फ प्लेनेट की बात करें तो आयरस जो है एक वामन ग्रह है, और सबसे गर्म ग्रह की अगर मैं बात करता हूँ तो वीनस जो है वो सबसे गर्म, सबसे चमकीला, और पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। भोर का तारा और सांझ का तारा भी वीनस को कहा जाता है, जिसको हिंदी भाषा में हम शुक्र ग्रह कहेंगे। देखिए, अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूँ तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा को जो है वो रात की रानी भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं चंद्रमा की बात करता हूँ तो इसको ये प्राकृतिक एकमात्र उपग्रह है, और ये पृथ्वी से 18 गुना तक काफ़ी छोटा है। ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी, अपने एक्सिस से जो पृथ्वी जो झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अपने अक्ष पे अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूँ तो 23.5 डिग्री में ये झुकी हुई है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे 7 वलय पाई जाती है, 7 रिंग्स पाई जाती है? तो 7 रिंग्स जो है वो सैटर्न में पाई जाती है, शनि ग्रह में पाई जाती है। और शनि देवता का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, और आप सभी का टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाए, मैं यही मनोकामना अपने शनिदेव से करता हूँ। ऐसा कौन सा ग्रह है जो लेटा हुआ है? तो अरुण ग्रह, जिसको यूरेनस कहते हैं, उसको ये लेटा हुआ ग्रह, और इसको कहीं ना कहीं हरा ग्रह भी कहते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह जो है वो कौन सा है? तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है, और मंगल का जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है, इस बात को आपने याद रखना है। और मंगल ग्रह पे ही सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध ग्रह है, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ठंडा जो ग्रह है यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो सबसे ठंडा जो ग्रह है वो कौन सा है? तो नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हैली कॉमेट कितने वर्षों बाद पुनः प्रकट होता है? हैली कॉमेट की यहाँ पे बात हो रही है, तो हैली कॉमेट जो है वो 76 वर्षों के बाद ही आता है। और लास्ट टाइम जो हैली कॉमेट आया था, जिसको धूमकेतु क्या कहते हैं, इसको धूमकेतु, लास्ट टाइम जो धूमकेतु आया था, हैली कॉमेट जो लास्ट टाइम आया था वो 1986 के आसपास आया था। और अब कब आएगा? तो ये जो है वो 76 वर्षों बाद आता है, तो अब जो आने वाला है वो 1962 में। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा कि हैली कॉमेट पुनः प्रकट कब होगा, तो सॉरी यार 2062 में, 2062 में आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आया था 1986 में। तो 1986 के बाद कब आएगा? 2062 में आएगा, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि धूमकेतु को पहली बार कब देखा गया था? तो धूमकेतु या हैली कॉमेट को पहली बार 1682 में इसको देखा गया था। किसके द्वारा इसको देखा गया था? तो धूमकेतु को पहली बार एडमंड हेली के द्वारा देखा गया था। तो एडमंड हेली ने इसको देखा था पहली बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ थोड़ी बहुत क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल भी यहाँ पे जो इससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है अगर इसकी बात की जाए तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो साइन हुआ था, आया था। लेकिन भारत ने कब क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए? तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने हस्ताक्षर किए थे 26 अगस्त 2002। तो 26 अगस्त 2002 को जो है भारत के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट देश जो क्योटो प्रोटोकॉल के हिस्सा नहीं है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के जो हिस्सा नहीं है वो कौन से देश नहीं है? तो यूएसए हो गया, आपका
कनाडा हो गया, तो ये जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के हिस्सा नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस अप्लाई किन किन गैसों में होती है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है क्योटो प्रोटोकॉल में जो अप्लाई होती है वो सिर्फ 6 गैसों में होती है। ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड में होती है, आपके मीथेन में होती है, आपके नाइट्रस ऑक्साइड में होती है, आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में होती है, आपके परफ्लोरोकार्बन में होती है, और आपके साइबर हेक्साक्लोराइड में होती है। तो एक बार फिर से बोलता हूँ, 6 ग्रीन हाउस गैसों में अप्लाइड होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो इन सभी गैसों में जो है ये गैस जो है वो क्या होती है, इन पे जो है वो ग्रीन हाउस गैस जो है ये बीजी होती है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल में अंश प्रति हजार में औसत लवणता है। देखिए सैलिनिटी पूछी जा रही है, तो इसका राइट आंसर 35 आ जाएगा, इस बात को आपने याद रखना। आज का कुछ आखिरी क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी भारतीय नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है, तो अगर मैं डेल्टा की बात करता हूँ तो देखिए जो पश्चिम की प्रभावित जो नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो नदियाँ हैं वेस्ट की तरफ जो जाती है वो ताप्ती और नर्मदा जाती है, तो ये दोनों नदियाँ जो है वो डेल्टा नहीं बनाएगी, इस बात को भी आपने याद रखना है। और अगर मैं यहाँ से पूछना चाहूँ तो ये जो ताप्ती और नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी, किस घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, रिफ्ट वैली कहेंगे भ्रंश घाटी को, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, और ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से होता है, और ये पश्चिम की तरफ जाती है। एक ट्रिक है समानता, ये सारी नदियाँ जो है कच्छ की खाड़ी में जाती है, सौ से साबरमती, मौ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। एक बार फिर से बोलता हूँ, समानता ट्रिक में सौ से साबरमती। तो अगर मैं बात करता हूँ समानता ट्रिक की, तो समानता जो ये ट्रिक है यहाँ पे आपको याद रखना साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। तो ये आज के लिए ये इतनी ही हम आज की वीडियो बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, इसका कंटेंट पसंद आया है, तो एक बार ज़रूर आप शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने बीएड मित्रों तक, जितने भी आपके मित्र हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय माँ बघानी, जय चुड़ेश्वर महाराज, जय शंभू।